आज इंसाफ संगठन के कुछ पदाधिकारी हम यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं CB राहुल, इंसाफ संगठन का नेशनल ऑफिस सेक्रेटरी। मेरे साथ में मानवर अमृतलाल सरजीत सिंह जी, आप इंसाफ के अध्यक्ष हैं, और उनके बराबर में मानवर सुभाष कुमार जी, आप ही इंसाफ के नेशनल सेक्रेटरी हैं। हमारे और 4-5 पदाधिकारी हैं। मेरे बगल में मिस्टर RP सिंह जी, ये उत्तर प्रदेश पश्चिम के अध्यक्ष हैं। उनके साथ में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मानवर डॉक्टर सुरेश चौधरी साहब, मानवर मोलीराम जी, आप नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर चुन्नीलाल जी। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि हम संगठन का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रहे हैं, और ये दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी की 19 और 20 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड में आयोजित करने का हमारी योजना है। 19-20 तारीख को हमने राष्ट्रीय अधिवेशन ये दूसरा होगा, जो पहले मैं बता दूं कि पनवेल में होना था, लेकिन कुछ ये जो परिस्थितियाँ थी देश की, जो कोरोना के कारण बहुत सारे रिजर्वेशन थे, तो उसको स्थगित कर दिया गया था, और अभी वो हम इस राष्ट्रीय अधिवेशन को अम्बेडकर भवन पे 19 और 20 फरवरी दिन शनिवार और इतवार को हम आयोजित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने मीडिया को आज आमंत्रित किया है, ताकि इसकी ब्रीफिंग, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लोगों को, समाज को और देश को दे सकें, जिससे कि इसके जो अपेक्षित परिणाम है, जो हमारा उद्देश्य है, वो लोगों तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक संख्या में उसमें शिरकत हो। तो हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपनी तरफ से भी इस मीडिया का स्वागत करता हूं। हमारे जो साथी इसमें शिरकत करने आए हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, और मैं इस प्रोग्राम की, इस कार्यक्रम की जो ब्रीफिंग है, उसको करने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर अमृतलाल सरजीत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस जो हमारे आने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन है उसकी रूपरेखा रखें। धन्यवाद। हमने विशेष रूप से 3 विषयों पर चर्चा रखनी है। एक, हमारे देश की जो सबसे बड़ी और विकट समस्या है, जिसे जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद आदि के नाम से आप जानते हैं। इंसाफ ने विशेष रूप से इसके ऊपर अध्ययन किया है, और बाबा साहब का जो मंतव्य था, जो उन्होंने एलिगेशन ऑफ कास्ट के अंदर बताया था इसका समाधान, कि आपको देशवासियों को उनकी जो धार्मिक भावना है, वेद शास्त्र हैं, उनके चंगुल से जब तक आप आजाद नहीं करते हैं, तब तक आप जातियों का नाश नहीं कर सकते हैं और एक मानवीय समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में यह तजवीज दी थी कि एक इफेक्टिव कानून होना चाहिए, जो कानून ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद की जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने का एक व्यवहारिकता रूप से एक ऐसी नियमावली बने, जिसमें जो वर्ण व्यवस्था की खड़ी व्यवस्था है वो खत्म हो जाए। तो हम देशवासियों को इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि देश के संविधान के अनुच्छेद 13 में
हमने समता, स्वतंत्रता, बंधुता का जो देशवासियों के लिए निश्चय किया है, तो अनुच्छेद 13 उन सभी बातों को नलीफाई करता है जो देश के नागरिकों की समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के विरुद्ध जो भी परंपराएं चली आ रही हैं। तो इनके विरुद्ध जो धार्मिक परंपरा हमारी जातियों की है, वर्ण व्यवस्था है, वो इनके विरुद्ध है, इसलिए संविधान के विरुद्ध है। और देश के अंदर कोई बातें जो संविधान के विरुद्ध है, उनको खत्म करने के लिए, उनको व्यवहार में खत्म करने के लिए हमें कोई ना कोई इफेक्टिव कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। हमने संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर छुआछूत को खत्म किया। उस छुआछूत को समाज से खत्म कर देने के लिए हमने छुआछूत के खिलाफ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 पास किया, जिसे आजकल हम SC एक्ट भी कहते हैं। तो लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी, ऊंच नीच थी वर्ण व्यवस्था की, उस ऊंच नीच की व्यवस्था को हमने अनुच्छेद 13 के अंदर खत्म किया, लेकिन उसको समाज में व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए हमने कोई नियमावली नहीं बनाई। तो हम चाहते हैं कि ऐसी नियमावली बने और जहां पर वर्ण व्यवस्था का प्रचार प्रसार और व्यवहार है, उसको प्रचार प्रसार और व्यवहार के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आप देखेंगे कि माननीय मोहनदास करमचंद गांधी जी, वो देश में वर्ण व्यवस्था के एक पक्के समर्थक थे, लेकिन वो पक्के समर्थक होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो देश के संविधान के विरुद्ध जिसका विचार रहता था, तो संविधान लागू होने के बाद भी हम उसको राष्ट्रपिता के पद पर कैसे आसीन रख सकते हैं? वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक बुराई है। इस सामाजिक बुराई को किसी भी हर साधन से इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये हमारा एक विषय है, ये मूल बिंदु है। दूसरा हमारा जो मूल बिंदु है कि हम आर्थिक रूप से भी एक छोटे और बड़े, साधन संपन्न और साधन विहीन वर्ग में बदलते जा रहे हैं। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये हम चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन इसके कारण क्या है और इनका समाधान क्या है, इसके ऊपर देश में कम ही चर्चा होती है। हमने इसके ऊपर विशेष अध्ययन किया है। हम इसे देखते हैं कि आजादी से पहले जो जागीरदारी प्रथा थी, आजादी के बाद हमने देश में जो हमारा बजट व्यवस्था है, उसको हमने इस तरह से अप्लाई किया है कि गरीब आदमी का पैसा लगातार अमीर आदमी की तरफ जा रहा है। हम बजट में टैक्स प्रणाली को लगातार अप्रत्यक्ष टैक्सों की तरफ लेकर जा रहे हैं, छिपे टैक्सों की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिनका आम आदमी को पता नहीं लगता है। यह लगातार काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आज एक परिस्थितियां सामाजिक लिहाज से बेहतर हो गई हैं कि जब हमने GST लागू किया है तो लोगों के अंदर इस बारे में समझबूझ थोड़ी सी बढ़ी है। तो GST लागू होने के बाद अब लोग समझने लगे हैं कि वो भी टैक्स देते हैं। अलबत्ता इससे पहले सभी लोग कहते थे कि हम कोई टैक्स नहीं देते हैं। तो हम लोगों को समझा रहे हैं कि आपका टैक्स को पैसा जो है वो लगातार अमीर आदमियों के पास में जा रहा है। तो यदि ये टैक्स का पैसा रोक दिया जाए तो लगभग 15% की
बचत आम आदमियों की फाइनेंशियल हालत में होती है। जो मीडिया है, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो सिर्फ सुविधा संपन्न जो वर्ग है उसी की बात करता है। तो एक हमने उसके ऊपर चर्चा हमने इसके अंदर रखी है। इन 3 विषयों पर हम जैसे कि बताया गया कि 3 विषय उसमें विशेष रूप से चर्चा के लिए रखे गए हैं। इसमें एक वन व्यवस्था है, एक मीडिया पर है और है एक मतलब कि आर्थिक विषमता के ऊपर है ना। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा फोकस, जो सबसे बड़ी हमारी समस्या है वो तो वन व्यवस्था ही है। उसके ही कारण कि आज जो हमारे देश में गरीबी है, ये वन व्यवस्था की ही देन है। जब आज हम अपना इतिहास देखते हैं, तो जब हम अपना इतिहास देखते हैं, अशोक का टाइम देखते हैं, तो उस टाइम में हम देखते हैं कि हमारा समाज, बहुजन समाज बहुत मतलब कि अमीर था, मतलब कि बहुत विकास में था। देश पूरे वर्ल्ड में अशोका का टाइम गोल्डन पीरियड कहा जाता है और था भी उसमें, ठीक है ना। तो हमारा मानना है कि जब हम इस देश के शासक थे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी हर एक चीज में। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर उनके टाइम में यहाँ पर शिक्षा की बहुत अच्छी स्थिति थी। विदेशों से लोग यहाँ पर आकर पढ़ते थे। और तो ये अभी जो आज हम विशेष रूप से जो देख रहे हैं हम कि ये आर्थिक विषमता जो इतनी खाई बढ़ गई है, वो वन व्यवस्था के कारण ही है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार, अभी जो पूंजीपतियों की सरकार है, वो इन जो हमारे देश के बहुजन लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जानबूझकर कुछ करना नहीं चाहती। वो थोड़ा थोड़ा एक मतलब टुकड़ा फेंक देना चाहते हैं, जिससे कि वो अपना सिर्फ रोटी के लिए ही वो, जैसे कि अभी सरकार की स्कीम चल रही है, मुफ्त में उनको अनाज, आटा या थोड़ा 1-8 किलो दाल, वो व्यवस्था चल रही है कि उनका मानसिक उनका जो सोचने की शक्ति है, जो मनुवादी लोग हैं, जो यहाँ के शासक है, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट रही है, उनकी यही रही है कि इनको सिर्फ मुश्किल से 2 वक्त खाना दे दो, बस इसी में लग रहा है, आगे ना सोच पाए। तो हमारा ये मानना है कि अगर इस देश के बहुजन समाज की और देश के लोगों की, गरीबों की, जो वंचितों की अगर आर्थिक स्थिति सुधर जाए, तो ये एक वन व्यवस्था को भी काफी हद तक कम करने में सहायक होगी। तो हमारा मानना है कि जैसे कि आज पब्लिक डोमेन में भी है कि 1% लोगों के पास में जो टोटल वेल्थ है, 80% या 73%, 75%, वो 1% लोग उसके मालिक हैं। तो हमने मोटे तौर पर हमने ये पब्लिक डोमेन में है कि लोगों के पास में इस देश में 6,000 लाख करोड़ की टोटल वेल्थ है। अगर 80% मानते हैं तो 4800 लाख करोड़ रुपए के जो यहाँ पर लोग हैं, उनके पास जो वेरी वेरी रिच पीपल है, उनकी संपत्ति है, उनकी वेल्थ है। अगर सरकार उसके ऊपर 2% ही टैक्स लगा दे तो 48 लाख करोड़ रुपए सरकार को यहाँ से प्राप्त होते हैं 2% टैक्स लगाने से, ठीक है ना। और तो सरकार इस जो 96 लाख करोड़ से है, इस देश के गरीबी, भुखमरी और जो आपकी मुफ्त हाउसिंग, मुफ्त शिक्षा, वो प्रोवाइड कर सकती है। तो हमारा इतना ही मानना है कि अगर सरकार की नीयत ठीक है तो सरकार, क्योंकि सरकार का टोटल बजट स्टेटों का और सेंटर का 60-65 लाख करोड़ रुपए होता है। तो अगर सरकार इस पे फोकस करे और सरकार की नीयत ठीक हो, तो वो इस देश के लिए, इस मतलब कि सभी लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था, खाने की, पीने की, रहने की, शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। बस यही कहना। अमृत लाल जी, जो आप ये 19 और 20 का प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कितने लोग आने की संभावना है? सर, ये कैपेसिटी हमारी जो हॉल हमने बुक किया है, ये हमने पब्लिक के लिए नहीं है। ये हमने जो हमारे मुद्दे रखे हैं, इन मुद्दे की जानकारी
समाज के सामने देश के हर कोने में पहुंच जाए, तो इसलिए चुनिंदा लोगों को हमने यहाँ पर इसमें सभा में बुलाया है। और इसकी सभा की, हमारे सभागार की जो कैपेसिटी है वो लगभग 150 से 200 के आसपास है। 100-150 तो यदि कोरोना की गाइडलाइंस उसके अंदर रहेंगी तो उसके अंदर 50% की बात रहती है, तो इसके अंदर से हम 100 के लोग इसके अंदर रखेंगे। तो हमने ऐसे ही चुनिंदा हमारे जो कारकुन थे, सीनियर कार्यकर्ता थे हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उनको ही इसके अंदर बुलाया है। सुभाष जी, क्या लगता है कि इस प्रोग्राम के अंदर जो आपका होने जा रहा है, इसमें कोई राजनेता भी इसमें शरीक होंगे, राजनेता भी भाग लेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई पाबंदी नहीं है, राजनेता भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं है कि वो उनसे अभी हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ। ऐसा कोई राजनेता की पाबंदी नहीं है, लेकिन अभी उनसे हमारा कोई अभी मतलब कंफर्मेशन नहीं है किसी राजनेता की। राहुल जी, जिस तरीके प्रोग्राम होने जा रहा है, तो आपने किसी जो नेता हैं उनको भी आमंत्रित किया इस प्रोग्राम में? हमने जो बेसिकली जैसे अध्यक्ष जी ने भी बताया, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिंतक, ज़्यादा हमने उन पर ही फोकस किया है। तो 3 लोगों से हमने बात भी किया था। तो अभी ऐसा हम सोचते हैं कि राजनेता तो राजनीति करते हैं, लेकिन दिशा देने का जो काम है वो बुद्धिजीवी वर्ग का है, सामाजिक चिंतक है, जो देश की परिस्थितियों को जानते हैं। तो हमने उन्हीं पर फोकस किया। जो मुख्य हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, वो सामाजिक चिंतक और बुद्धिजीवी वर्ग से ही है। अमरलाल जी, क्या इस प्रोग्राम के अंदर कोई चीफ गेस्ट भी हैं? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है, इसमें ये हमारे कार्यकर्ताओं को गाइड करने के लिए है। तो जैसा हमारे राहुल जी ने बताया है, तो इसमें जो सब्जेक्ट के जानकार होंगे, अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर जो चिंतक लोग होंगे, उनको हमने इसके अंदर बुलाया है। राष्ट्रीय अधिवेशन 19 और 20 फरवरी 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी बाग, नई दिल्ली में होने जा रहा है। लोगों से अपील करेंगे कि आप उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, और विशेष रूप से बुद्धिजीवियों से अपील है कि वो आए और इसको जो हमारा आयोजन है उसको सफल बनाए। यह मैं काम नंबर है 9818836759 और राहुल जी का है 9818952735 और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपना नंबर खुद ही बताएंगे, मुझे उनका नंबर ध्यान नहीं है। 7226820310। इन नंबरों पे या कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है इस प्रोग्राम के बाद।